यस बॉस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था आफ्टर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट कॉस्ट और हमने डिवेंचर की कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाला था। कुल मिला के 9 फंडे हमने कंप्लीट किए थे लास्ट क्लास तक। 2 छोटे छोटे क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास, आज है हमारी तीसरी क्लास और आज भी हम कुछ कंपोनेंट कॉस्ट निकालने वाले हैं। तो लास्ट क्लास को एक बार क्विक देखते हैं। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हमने समझने की कोशिश की थी कि वेट कैसे निकालते हैं और जब हमें कंपोनेंट कॉस्ट दिए हो तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। और यहाँ सीखा था हमने कि अब आगे से हमको एक्चुअली कंपोनेंट कॉस्ट निकालना है सो दैट कि डब्ल्यू डब्ल्यू आर, डब्ल्यू पी, डब्ल्यू डी, डब्ल्यू टी को हम के ई, के आर, के पी, के टी और के डी से सपोर्ट कर सकें, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड देन हमारे बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। यस, आज और एक दिन होगा जिस दिन मैं बहुत सारे आपको कंपोनेंट कॉस्ट करवाने वाला हूं और ऐसे सारे ट्रीटमेंट जब सीख लेंगे तो बड़े क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं। बड़े क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान होंगे। फिर हम बड़े इंटीग्रेटेड एकदम जिसमें सारे कॉन्सेप्ट एक जगह आएंगे और मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट्स कंप्लीट द फंडाज फर्स्ट एंड देन विल गो टू द बड़े क्वेश्चन। तूफा से टकराओ, वक्त का तकाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। सो गाइज हियर वी गो एंड देन हमने कंपोनेंट कॉस्ट में सबसे पहले डिवेंचर शुरू किया था। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हमने शुरू किया था। बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड हो, पीएसयू कहीं भी हो, डिवेंचर किसी भी फॉर्म में किसी के भी डिवेंचर्स हो, उनको रिडीमेबल या इररिडीमेबल 2 ब्रॉड कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था और उन पे सवाल लगाने शुरू किए थे। और अगर एट पार हो तो सिंपल सी बात है, जो हमारा इंटरेस्ट है डिवेंचर पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं और इंटरेस्ट पे हमारे टैक्स की सेविंग होती है, तो इसीलिए हम इंटरेस्ट 1 माइनस टी करके उसे कैलकुलेट करते हैं। वो हमारा नेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ डेट होता है, ठीक है। तो डेट के फॉर्म में ये है। अब कंपनियों के सामने ये सब कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपनियों को ना आज नहीं तो कल ये डिसाइड करना होता है कि डेट के साथ जाऊं कि इक्विटी के साथ जाऊं या मिक्स के साथ जाऊं, और मिक्स तो कैसा होना चाहिए। डेट के अपने फायदे हैं, इक्विटी के अपने फायदे हैं, ठीक है। अगर डेट एक तरह से तुम्हें सस्ता पड़ता है, दूसरी तरफ तुम्हें तुम्हारी कॉस्ट को कम करता है, तो तीसरी तरफ कंट्रोल्स तुम्हारे बेहतर होते हैं, और चौथी तरफ रिस्क लेकिन तुम्हारा हाई हो जाता है, बिकॉज तुमको पे तो करना ही पड़ेगा। ये कंपल्सरी पेमेंट है जो करनी पड़ती है। तो ये 2-3 बेसिस है जिसके बेसिस पे अपन डिटरमिन करते हैं। धीरे धीरे समझेंगे इन बातों को भी आगे। यस, सो अगर ये रिडीमेबल था तो क्या था और इररिडीमेबल था तो क्या था, ठीक है। और हमारा फंडा बहुत ही क्लियर था, आई 1 माइनस टी अपॉन एनपी। ये किसके लिए था? ये जब हमारा कॉस्ट इररिडीमेबल था, मतलब जब परप्यूचुअल था कि भाई लाइफ टाइम के लिए दिया तेरे को इंटरेस्ट तो मुझे बता। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था केडी का, जो दिया और जो मिला। इसके बाद सर हमने किया इररिडीमेबल सॉरी रिडीमेबल डिवेंचर का किया। रिडीमेबल के केस में आइदर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 2 मेथड हमने यूज किए। एक तो मेथड हमने यूज किया, वैसे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कैलकुलेशन हो सकता है, वो भी लग सकता है, इसलिए मैंने फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस तुमको एडवांस में पढ़ा रखा है कि किसी बच्चे को कोई टेंशन ना हो, कोई बात नहीं। एक तो आईआरआर टेक्निक या वाईटीएम टेक्निक थी। बस अंतर इतना है कि इस केस में कंपनी के लिए ये कॉस्ट है और जो इन्वेस्टर है उसके लिए ये अर्निंग्स है, उसके लिए इनकम है। यही टेक्निक, सिमिलर टेक्निक हम उसके लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। ये सिमिलर टेक्निक हम यूज करते हैं कहाँ पे? कैपिटल बजटिंग में, कैपबज में भी यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में यूज करते हैं। यस, याद रखना ये बहुत जगह यूज होता है, यहाँ से लेके फाइनल तक में। एडवांस कैपिटल मैनेजमेंट बजटिंग भी पढ़ने वाले फाइनल एएफएम में यूज करेंगे। सारे फंडे यूज होते, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गए, ये सब चैप्टर ब्रॉडली सब जगह यूज होते हैं। यस, डब्ल्यूसीएम सिर्फ हम इंटर में पढ़ते हैं, उसके बाद इसका यूजेबिलिटी आगे बहुत कम होता चला जाता है। यस, सो जब हमारे पास आईआरआर टेक्निक थी तो हमें बहुत ही सिंपल था, हमें 2 रेट ट्रायल एंड एरर मेथड पे गेस करने होते हैं और उसके बीच में कैलकुलेट करना होता है। दोनों के डिस्काउंट रेट निकालो। डिस्काउंट रेट चाहे वो कैश फ्लो कैसा भी हो, इवन हो, अनइवन हो, एन्यूटी वाला हो, परपेचुइटी वाला, कैसा भी हो, बट द आइडिया इज कि हमको आईआरआर टेक्निक से निकालना आना चाहिए। और ये हम बेसिक टीवीएम कॉन्सेप्ट में सीखते हैं, बट यहाँ हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी दोबारा से कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो हमने दो रेट्स ले लिए, दोनों पे डिस्काउंट फैक्टर निकाला, उससे मल्टीप्लाई किया, एनपीवी निकाला, एनपीवी के बाद एक फॉर्मूला लगाया, और वो फॉर्मूला आपके सामने है। हमने कल क्वेश्चन किया था, आपको होमवर्क करने को भी दिया था कि भैया ऐसा है, लोअर रेट जो भी होगी प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइडेड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी जो ऑलरेडी माइनस में होती है, तो यहां माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस होता है बाद में, और इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, इससे हम निकाल लेते हैं और इससे हमारा केडी निकल के बाहर आ जाता है, कॉस्ट ऑफ डेट निकल के बाहर आ जाता है। दूसरा टेक्निक है सर अप्रोक्सीमेशन मेथड का, जिसमें अप्रोक्स आता है, मैं ये नहीं कह सकता एक्यूरेट आता है, टीवीएम कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता है एज इट इज, बट काफी क्लोज आता है, काफी क्लोज। तो हम इसको फॉलो करते हैं, आई वाई वन माइन इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स जो भी गिवन है, एंड होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला लगा के तुमने निकाला। और एक छोटा सा आईसीआई अलर्ट भी दिया था आपको, एग्जाम अलर्ट, if the question doesn't mention about any of the above methods, student must use approximation method। कोई मेथड नहीं दिया हो तो खाता ना बही, जो हमारे इंस्टीट्यूट लोग कहे, बाप लोग माई बाप लोग, वही सही, उनके हिसाब से हम चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ केडी इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जहां कूपन ही नहीं होता तो वहां कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, और ये फंडा भी डिराइव करके ये फॉर्मूला दिया था, that is whatever PV future value divided by present value to the power 1, जो भी था 1 upon n या माइनस n, जो भी बोलते हैं -1, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जैसे निकालते हैं वहां पे सिमिलरली ये यहां से लेके फाइनल तक ये फॉर्मूला हम बहुत पॉपुलरली यूज करते हैं, ठीक है, फैक्टर -1। ओके, कैल्सी ट्रिक भी आपको दिया था, शॉर्टकट कैल्सी ट्रिक दिया था कि अगर डर्टी पावर हो, डर्टी पावर या ऐसा पावर जो बिल्कुल गंदा वाला जो पसंद नहीं आता हो अपने को, से 18 से 15, ठीक है, तो उसके इसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारा ये शॉर्टकट फॉर्मूला था कि सर 12 टाइम्स हम अपना स्क्वायर रूट करते हैं, -1 इंटू पावर जो भी था +1 एंड इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, ये याद रखना, ये बहुत यूज होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने कहा था सर इसके बाद जो सवाल हम लगाने वाले हैं, और इसमें कुछ प्रैक्टिस भी दिया था, होमवर्क भी दिया था, मुझे पता है आपने नालायकी नहीं की होगी, आपने सारे होमवर्क किए होंगे, और यहां तक जो कुछ भी किया था ना, अब तुमको दो दो तो एक एक क्वेश्चन करने के बाद बहुत इजी लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही आसान था, हमने किया ही क्यों। कोई बात नहीं, हमने 3 घंटे लगाए और 3 घंटे में हमने काफी कुछ सीख लिया है पिछले 2 लेक्चर में। अब जो आज हम सीखने वाले हैं, इसके बाद हम बड़े क्वेश्चन करने के लिए रेडी होंगे। आइए, मैंने कहा था कि ये सब हमारा आज का टारगेट है, तो यहां से शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। सो पहला फंडा क्या है जरा बता देना सारे लोग, जरा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सर हम करने वाले हैं फंडा नंबर 10, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर। एक बार सारे बच्चे जरा बताने की कोशिश करें, जरा दिमाग पे जोर डालो, कन्वर्टिबल डिवेंचर कहीं सुना है क्या तुमने? इसे हम हाइब्रिड डिवेंचर भी कहते हैं, हाइब्रिड डेट भी बोलते हैं, हाइब्रिड डिवेंचर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है आपको? सुनाता हूं एक छोटी सी स्टोरी। मेरे एक दोस्त ने ओटीसी वर्चुअल शुरू किया, कंपनी शुरू की, एक स्टार्टअप शुरू किया। जब स्टार्टअप शुरू किया तो उसने मुझसे कहा कि अरे यार ओम, तुझसे ना मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, क्यों, तू आ हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बन जा, और तू 10,000 रुपए इन्वेस्ट, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर। कितना मुझे कहा? 10 लाख इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने कहा यार एक बात बता, मैं तेरी कंपनी जो जुम्मा जुम्मा शुरू हुई, अभी तेरा खुद का नहीं पता, तू मुझे इन्वेस्ट करने को बोल रहा है, मेरे पैसे डूब गए तो? मतलब तुम मानते हो ना कि स्टार्टअप में पैसा लगाना हाई रिस्क बिजनेस है, हाई रिस्क है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिस्क है। पैसे डूब गए तो, उसकी वैल्यूएशन उतनी नहीं हुई कल को तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे 10 लाख भी डूब जाएंगे। लॉसेस में चली गई कंपनी तो तू डिविडेंड थोड़ा ही देगा मुझे प्रॉफिट थोड़ा ही होगा, मेरा अर्निंग पर शेयर ही डाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? नेगेटिव में चला जाएगा सारा का सारा। तो मैंने कहा यार नहीं, मैं तो इसमें नहीं जाता। मेरे दोस्त ने बोला कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तू मुझे लोन दे दे इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर, तू डिवेंचर बाय कर ले, मैं तेरे को ना 10% इंटरेस्ट दूंगा, और तेरे को ना एक टाइम के बाद, ध्यान से सुनो, जो मुझे प्रपोजल दे रहा है वो प्रपोजल सुनो जरा उसको। वो बोलता कोई बात नहीं, तू अगले 3 साल के लिए मेरे को लोन दे दे, ठीक है, और 3 साल तक मैं तेरे को 10% का इंटरेस्ट पे करता रहूंगा। जमता है तेरे को? मैंने कहा ये समझ में आ रहा है। और 3 साल बाद तू असेस कर लेना, अगर तेरे को लगे कि मेरी कंपनी ग्रो हो रही है
और प्रॉफिटेबल हो गई है और तेरे को लगे कि अब तेरा, अगर तू अब हमारे यहाँ इक्विटी लेता है और तेरा पैसा 10% से ज्यादा तुझे रिटर्न मिल रहा है हमारे कंपनी से, तो तू यार हमारी इक्विटी बाय कर लेना और तेरे को मैं प्रपोजल देता हूं 1:10 का। समझ में आ गई बात? मतलब अगर तुझे लगता है कि मेरे इक्विटी का प्राइस बढ़ रहा है मार्केट में, मेरा ईपीएस बढ़ रहा है, मैं प्रॉफिटेबल कंपनी हूं, मैं चलती हुई कंपनी हूं, 3 साल में स्टार्टअप से थोड़ा आगे निकल गए अपन, तो तू क्या करना, अपने इस लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर लेना। देखेंगे तब तेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा तो तू कर लेना, नहीं होगा तो तू वापस से जो अपना लोन वाला रिश्ता है अपना चलता रहेगा। इस फॉर्म को हम कहते हैं दोनों मजे। मतलब जो लड्डू खाया उसने भी पछताया, जो नहीं खाया उसने भी पछताया। द आइडिया इज कि पहले ये डेट है and in the coming years it has chances to become equity, but we will decide on the given circumstances। हम सोच समझ के डिसीजन लेंगे उस समय कि हमको कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कन्वर्ट किया, अगर हमें लगा कि कन्वर्ट करना है, मतलब हमें पहले वाले से ज्यादा पैसा इसमें मिलने के चांसेस हैं, तब इसका कॉस्ट क्या होगा, ये वाला कॉस्ट निकालना है। समझा क्या? मतलब एक हाइब्रिड, सॉरी हाइब्रिड डेट नहीं बोलो इसको, गलत बोल दिया मैंने, हाइब्रिड कैपिटल है ये, ना तो डेट है ना तो इक्विटी है, हाइब्रिड है, दोनों का मिला जुला है कैपिटल। सॉरी ये गलत लिख दिया, बोलते बोलते लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हाइब्रिड कैपिटल है, ये हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कैपिटल है, तो ऑब्वियसली इसका जो कॉस्ट है ना वो कंपोनेंट कॉस्ट की तरह सीधा नहीं निकलेगा कि डिवेंचर का निकाल दिया, इक्विटी का निकाल दिया, या डेट इक्विटी दोनों का मिक्स है, दोनों के फीचर्स मिक्स हैं। तो फिर कैसे निकालेंगे इसको, आइए सुनते हैं, आइए समझते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे आईसीआई ने कई बार क्वेश्चन सेट किए। यही ट्रीटमेंट बड़े क्वेश्चन में होगी और इसका वेटेज होगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, ये अकेला ले जाएगा क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होगी उस पूरे क्वेश्चन के अंदर। इसलिए मैं सब अलग 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 फंडे के फॉर्म में पढ़ा रहा हूं। सारे फंडे दिमाग में रखना, बड़े से बड़े क्वेश्चन को हिट करने की कोशिश करना, हिट हो जाएगा, आसानी से हिट हो जाएगा, क्योंकि वहां पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिवन होगा, सब हमारे एक्चुअली फंडे ही लग रहे होंगे, देख लेंगे आगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, ये छोटे छोटे स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हारे सामने, क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, तुम्हारे मॉड्यूल से ही एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हारी बुक से ही एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन में कुछ ऐड कर दूंगा, मैं इंप्रोवाइज कर दूंगा इस क्वेश्चन को। आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ योर मेन बुक, आ जाओ। मोटिवेशनल लिमिटेड, इसी को सॉल्व करते हैं। मोटिवेशनल लिमिटेड इशूड 10,000 15% कन्वर्टिबल डिवेंचर, मतलब हाइब्रिड कैपिटल है ये, ठीक है। तो कितना है ये, कितना इशू किया, 10,000, कितने परसेंट पे, 15% पे, ऑफ रुपी, फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 100 रुपए की, मेच्योरिटी पीरियड क्या है, वही 5 साल, मेरे दोस्त ने मेरे को ऑफर किया, 5 साल बाद देखते। एट मेच्योरिटी द डिवेंचर होल्डर विल हैव द ऑप्शन, ये क्या है, कन्वर्ट करने का ऑप्शन, ये क्या है, ऑप्शन, मतलब ऑप्शन है तो मुझे डिसाइड करना है, सारा गेम मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो कन्वर्ट करूंगा, नहीं तो अपने पैसे लेके निकल लूंगा। समझा क्या? यस, या फिर इन्वेस्ट कर दूंगा उसी के, फिर उसको दे दूंगा वापस से। द डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ मोटिवेशन लिमिटेड इन द रेशियो ऑफ 1:10, मतलब एक डिवेंचर के बदले तेरे को 10 इक्विटी दूंगा, 10 शेयर्स फॉर ईच डिवेंचर। ये कहने का मतलब है, इसको बोलना क्या था, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 12 ईच। अब बता, 5वें साल में उसकी करंट मार्केट, सॉरी नॉट 5वें साल, आज की डेट में इस इक्विटी की कीमत कितनी है, 12 रुपए। तो आज के रेट से अगर मैं लूं तो कितना पड़ेगा, 120, 12 इंटू 10, 120, 100 रुपए का फेस वैल्यू का डिवेंचर 120 रुपए है आज की डेट में। बट अभी जल्दबाजी नहीं करना, अभी ये नहीं सोचना, डिसाइड नहीं करना। एंड हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 5% पर एनम, मतलब जो ये 12 रुपए है ना, ये 12 रुपए है ना, ये हर साल 5% के रेट से ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई होगा, ये कंपाउंड होगा, 5-5%, 5-5%, 5-5%। तो यहाँ 5% की 1 + 0.05 टू द पावर कितने साल तक, 5 साल तक ये कंपाउंड होगा। मतलब ये वाला कंपाउंडिंग फैक्टर हमारे 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो यस और नो। और फिर 10 दे रहा है हमें तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोले यस और नो। ये तो एक ट्रीटमेंट हो गई। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। ये टैक्स रेट किस पे लगेगा, इंटरेस्ट पे लगेगा। ये टैक्स रेट किसका है, इंटरेस्ट का है। एक और टैक्स होता है जिसे बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो टैक्स नहीं है,
उस पे ना एक ट्रैप है, वो मैं सिखाऊंगा आपको, आज की क्लास में ही सिखाऊंगा, जस्ट इसके बाद ही उसको छेड़ूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो डिस्कस करेंगे। जरा इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं फिर से। इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना, इसमें 2-3 चीजें ही हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। मोटिवेशन लिमिटेड ने इश्यू किया इतना कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑफ 15% कन्वर्टिबल डिवेंचर। मतलब एक बात बताना, इंटरेस्ट कितना होगा बताइए फटाफट। सर 15 रुपए होगा, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है, 15 रुपए होगा। सर टैक्स कितना है? सर 35% है। तो सर एक्चुअल इंटरेस्ट क्या, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा हमारा? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स कितना होगा? 15.65, यस ना, 1 माइनस 0.35 तो कितना होगा? 15 इंटू 0.65 इज इक्वल टू 9.75। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया? 9.75। अगले 5 साल तक हर साल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? 9.75। ठीक है, ओके ओके। इसकी एट मैच्योरिटी, अच्छा जी, इसका जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो क्या होगा? रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा? सर 100 रुपए की रिडेम्पशन वैल्यू होगी, ये भी डन है। Period of 5 years. At maturity, the debenture holder will have the option to convert the debenture into equity share of Motivation Limited. कितने? 100, एक के बदले 10, ठीक है। The current market price of the equity share is 12, मतलब हमें 12 रुपए का 10 डिवेंचर मिलेगा। और वो कह रहा है कि हर साल, यहां से हर साल 5 साल तक ये 1.05 के रेट से ग्रो भी करेगा टू द पावर 5। ये जरा कैलकुलेट करना यार, कितना आया? तो सर ये आ गया हमारा 12 इंटू 10 इंटू 1.05 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 1.2768 इंटू 120, ये आ गया सर 153.15 1538 ऐसा आ गया, बट ठीक है 1515, ठीक है। ये आ गया सर हमारा एक्चुअल सर इसकी वैल्यू। अब बताओ मुझे कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो ये डिसीजन लेते हैं, कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर कन्वर्ट कर लेना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि ये फायदे का सौदा है। क्योंकि देखो ना, ये वाली वैल्यू ना इस वाली से ज्यादा है। इसकी जो रिडेम्पशन वैल्यू है ना, वो डिवेंचर की रिडेम्पशन वैल्यू से ज्यादा है। आज की डेट में इसकी कन्वर्जन वैल्यू ना इसकी रिडेम्पशन वैल्यू से ज्यादा है। कन्वर्जन वैल्यू इसकी रिडेम्पशन वैल्यू से ज्यादा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सर कन्वर्ट कर लेना चाहिए। मतलब एक बात तो यहां स्टैब्लिश हो गई, विच एवर इज हायर, मैं तो उसी के साथ जाऊंगा ना जो ज्यादा है। ठीक है, मेरा ऑफर ये अट्रैक्टिव लग रहा है मेरे को, इसमें ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू ज्यादा मिल रही है, 100 के बदले 153.15 मिल रहा है। कौन ही बेवकूफ होगा जो इसको, इस ऑफर को ठुकरा देगा? मैं तो नहीं ठुकराता, मैं इस ऑफर को लपक लूंगा। समझा क्या? अब इसके रूल्स क्या सेट हुए और फिर इसके बाद कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 2 मेथड लगेंगे यहाँ पे, दोनों मेथड लगेंगे। अप्रोक्सीमेशन मेथड भी लगेगा और IRR भी लगेगा। चीजें बहुत ही सिंपल हो गई। अब मेरे पास सब चीज आ गई। अब मेरे पास नेट प्रोसीड भी है, अब मेरे पास कन्वर्जन वैल्यू भी है, रिडेम्पशन वैल्यू भी है। मतलब अब मेरे पास सारा डेटा है। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं फटाफट इस फॉर्मूले को लगा दूंगा। अगर मैं इसी सवाल पे फॉर्मूला लगाऊं तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? आप ही सॉल्व कर लो, मुझे लगता है मेरी जरूरत है ही नहीं आपको यहाँ पे। पहले एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, फिर बात करते हैं। एक मिनट। 15 1 माइनस 0.35 एकदम प्रॉपर प्रोसेस से करो, प्लस 153.15 माइनस 100, यही है ना, डिवाइडेड बाय 5 ईयर, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, होल डिवाइडेड बाय 153.15 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। करो यार, ये कितना हुआ? 15 इंटू 0.65, 9.75 प्लस 153.15 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5, 10.63 डिवाइडेड बाय
153.15 प्लस 100 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 126.575। 9.75 प्लस 10.63 इतना डिवाइडेड बाय MRC 126.575 इज इक्वल टू 16.10%। एम आई राइट? तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 1610 आ गया, 16.10। अब इसे तुम चाहो दूसरे तरीके से, सो तुम्हारा ये 0 पे NP क्या है, यहाँ है सर 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या जा रहा है 9.75, 9.75, ठीक है। फिर यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू तुमको या कन्वर्जन वैल्यू क्या मिलेगी, विच एवर इज हायर। रिडेम्पशन वैल्यू एंड कन्वर्जन थियरी बाद में लिखवाता हूँ। कन्वर्जन वैल्यू विच एवर इज हायर वो कितना है 153.15। अब देखो सिंपल सी बात है, आप चाहो अब इस पे IRR टेक्निक भी लगा सकते हो और इससे भी आप ट्रायल एंड एरर मेथड से आप निकाल सकते हो। थोड़ा डिफरेंस आएगा क्योंकि इसमें TVM लगता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। मुझसे पूछोगे डिसीजन किस पे लेंगे, डिसीजन इस पे लेंगे, लेकिन ये बुरा नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, लग गया अपना, ठीक है। ये है। अब ध्यान से सुनो, अब अगर नोटिंग बाद में कर लेना, आई थिंक ये क्लियर है। ये आपका होमवर्क है, इसी को आप IRR टेक्निक से घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं यहां से कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहा हूं और आगे बढ़ूंगा। एक छोटा सा ट्विस्ट करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, वो सीखेंगे अभी, बाकी सब नॉर्मल है। ये देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन है ना उसमें बस एक ट्विस्ट डालूंगा और 2 मिनट में भी हो जाएगा। करते हैं, सुनो, इस पे नोट ले लो एक। In case of convertible debentures, the firm opts for, क्योंकि देखो ना जब हमने क्वेश्चन पूछा था ना, क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे तो वहां क्या दिया था, ऑप्शन टू कन्वर्ट। ऑप्शन टू कन्वर्ट ये वर्ड यूज किया था ना, ऑप्शन टू कन्वर्ट। तो यही फंडा है ऑप्ट्स फॉर। रिडेम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू विच एवर इज हायर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विच एवर इज हायर, आइदर दिस और दिस, विच एवर इज हायर। ओके, conversion value will be calculated on the current market price, on the current market price, और इसी को दूसरे थे, और the equity is, ये लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, ट्रेडिंग एट वैल्यू। जो भी क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन पिक करने के लिए लाइन लिखी है, ठीक है, ट्रेडिंग एट। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल राइट है। ये नोटिंग, यही नोट्स है, यही चीज ध्यान में रखनी है। कन्वर्जन बहुत ही सिंपल है, मुझसे बोला 1 के बदले 10 दूंगा, तो 1 के बदले 10, तो इसका हमें 10 में से 1 का प्राइस दिया होगा, करेंट मार्केट प्राइस दिया होगा, इंटू 10 कर देंगे। अगर कोई ग्रोथ है तो 1 + G ऐसा कर देंगे। अगर वो 5 साल के लिए है, 5 साल की कैलकुलेशन है, तो n, जो भी n की वैल्यू होगी वो रख देंगे। सिंपल है, मैं फॉर्मूला बनाता जा रहा हूं, ठीक है। यहां पे एक अपने पास डेटा आ जाएगा, इस डेटा को अपन क्या करेंगे, रिडेम्पशन, रिडीमेबल वैल्यू जो भी है, इसकी रिडेम्पशन वैल्यू जो भी है, उससे हम
जो भी था इस डेट पे उससे कंपेयर करेंगे डिवेंचर की रिडेम्पशन वैल्यू, क्योंकि अब कन्वर्जन वैल्यू विल बी माय न्यू रिडेम्पशन वैल्यू ना, क्योंकि मुझे तो यही मिलेगा क्योंकि मैंने कन्वर्जन ऑप्ट कर लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी ये फॉर्मूला लगाया ना, तो इसमें हमने क्या किया, यहां कायदे से अगर रिडीमेबल एट पार था और 100 रुपीज पे रिडेम्पशन था तो ये वर्सेस यही किया ना, तो दिस कन्वर्जन वैल्यू इज माय न्यू रिडेम्पशन वैल्यू। बोलो यस और नो? यस। इतना सही कॉन्सेप्ट था, तो यही है हमारा। तो ये हमने किया और यहां पे डिसाइड किया कि हमको डिवेंचर के रिडेम्पशन पे जाना है, अगर वो हायर रहता है तो उस पे जाना है। मान लो ये कम हमें इसकी, मान लो जो हमें जो सिक्योरिटी जो हमें इक्विटी ऑफर करी थी उस डेट को, और वो आज आते आते डिग्रेड हो गई, डी वैल्यू हो गई, तो मैं क्यों करूंगा? मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, फिर मैं अपने एग्जिस्टिंग ऑप्शन में जाऊंगा। वही जो एग्जाम्पल से शुरू किया था मेरे दोस्त वाली कंपनी का, स्टार्टअप का, अगर वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो मैं उसके मजे ले लूंगा, नहीं होगा तो मैं जिसमें हूं उसके मजे लूंगा। मजे लेने हैं ओवरऑल, ठीक है, डन। अब एक छोटा सा ट्विस्ट इसी क्वेश्चन में, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। आईसीआई का क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन आईसीआई का क्वेश्चन है, ये देखो आईसीआई स्टडी मैट में है यही वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया था आपको, ठीक है, ध्यान से देखो। A company issued इतना convertible debenture of 100 each at a maturity of 5 year. At maturity the debenture holder will have an option to convert. कोई बात नहीं, सेम ही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई अंतर तो नहीं है। 10 shares of each debenture, the current market price of the share is 12, और लिखा होगा the share is currently trading at whatever, the growth rate of the share is 5% per annum. Compute the cost of debenture assuming 35% cost corporate tax rate and यहीं पे लिखा होगा फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 5%। बस अब मुझे बताओ, ये लिखा है इस क्वेश्चन में, बस ये ऐड कर दिया, ये एडिशन है, ये मेरी तरफ से है। इस क्वेश्चन में ऐड कर दिया फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% क्लोज, कुछ नहीं, लास्ट में कॉर्पोरेट टैक्स रेट इतना है, फ्लोटेशन कॉस्ट इतना है। ये फ्लोटेशन कॉस्ट किसके लिए है यार? ये फ्लोटेशन कॉस्ट किसके लिए है? सारे बच्चे जरा सोच के बताएं, एक सेकंड का पॉज ले ले, मतलब दिमाग को थोड़ा शांत करो और सोचो कि सर ने भी बोला है फ्लोटेशन कॉस्ट, ये फ्लोटेशन कॉस्ट किसके लिए है? फटाफट क्विक रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, जरा दिमाग को दौड़ाओ। ये फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कोर्स ये इसके लिए तो नहीं है, ये तो ऑप्शन है ना बेटा मेरे पास। ये जो इक्विटी शेयर है जो 12 रुपए पे उस दिन मार्केट में ट्रेड कर रही है, वो इशू थोड़ी की जा रही है, इशू तो मेरे को डिवेंचर किया जा रहा है, कन्वर्टिबल डिवेंचर 15% का। मतलब ये फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे लगेगा? ये जो 100 रुपए का इशू हो रहा है ना, इसमें -5%, मतलब 5 रुपए का खर्चा है। मतलब जो मेरा नेट प्रोसीड होगा ना वो 95 रुपीज होगा। तो इस सवाल पे इंपैक्ट कहां आएगा? ये सवाल पे इंपैक्ट कहां आएगा? ध्यान से देखो, देखो सीधी सी बात है, ये जो डिवेंचर की वैल्यू है ना 100 रुपए, ठीक है, इक्विटी की वैल्यू तो ये ठीक है, जैसे कैलकुलेट हो रही है ऐसे की ऐसे ही होगी, इसमें तो कोई डिफरेंस आना नहीं है। 153.15 होगा अगर उसको पूरे डेसिमल से कैलकुलेट करोगे तो। खैर इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यस, हमको कैलसी पे एग्जैक्ट जो आए ना वो लेना चाहिए, एक्चुअली लेना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। हमारा जो कैश वैल्यू ऑफ डिवेंचर है ना, ये जो नेट प्रोसीड है ना, ये 95 हो जाएगा। हमारे फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा? ये सब सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेगा, ये भी, बस ये 95 हो जाएगा और ये 95 हो जाएगा। फिर आपकी कैलकुलेशन उसके हिसाब से ये रेट आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, यहां कुछ एडिशन हो जाएगा। समझा क्या? इतना सा डिफरेंस आ जाएगा, बस ये याद रखना। और ऑल्टरनेटिवली आप इसको IRR टेक्निक से भी सॉल्व करते हो। अब फिर इसमें क्या चेंज होगा? यहां पे मेरे पास 95 रुपए ही आ रहा है, तो ये मेरे पास 95 हो जाएगा। रेस्ट विल बी सेम, रेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये छोटा सा कैच, ये छोटा सा ICI ट्रैप क्वेश्चन में हो सकता है, गलती से कोई बच्चा इक्विटी पे ना लगाने लेके बैठ जाए, ठीक है, याद रखना, छोटी सी बात थी। डन, ठीक है। इस पे भी एक छोटा सा नोट ले लो, ICI ट्रैप, एग्जाम अलर्ट, ठीक है, या जो भी है, ICSI अलर्ट ट्रैप, CMA ट्रैप, whatever. In case flotation cost is given in the sum,
it will be used to calculate the net proceeds of the convertible debenture. ठीक है. So issue price, net proceed will be issue price माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. दैट्स इट. इतनी सी बात है. कई बार बच्चे ना उस समय गलती से गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं सारी बातों को आपको लिख के दे रहा हूं. अब एक बार अब तक जो कुछ भी किया है इसको जरा स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, सो दैट कि अपन आगे बढ़ जाए. एक सेकेंड बॉस, होल्ड ऑन. कहां से कहां तक था एक बार जरा याद दिलाना. यहां से शुरू किया था. ये पूरा पेज पॉज करके अच्छे से नोट पूरा होना चाहिए आपके पास. क्वेश्चन जो यहाँ डिस्कस किया है हमने वो भी मेंशन कर देता हूँ. प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस किया है अपनी बुक का, और ICAI का जो अभी डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 3. ऐसे ही मेरे पास मैथ था तो मैंने कहा इसको डिस्कस कर देते. एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ ICAI. ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब जगह, और प्लस इम्प्रोवाइजेशन किया है. ये वाला पेज पॉज करके नोट कर लो, और ये वाला पेज पॉज करके नोट कर लो. चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में. यस बॉस, इसके आगे ना अब आई होप यू हैव रिटन. एंड एक बात मैं सारे बच्चों से बहुत जिम्मेदारी से फिर से बार बार रिमाइंड कराता रहूंगा, पहले भी रिमाइंड कराएं कि आपने अपनी कॉपी सेपरेटली बना रखी है दोनों चीज़ों की. फंडे अलग कर रहे हो, कॉन्सेप्ट अलग कर रहे हो, और साथ ही साथ प्रैक्टिस की कॉपी अलग करके कर रहे हो. प्लीज़ करना. 1.5 डेज के लिए मैं कम से कम 100 बार लेक्चर खत्म होने से पहले पहले तक बोलता रहूँगा. आपको ध्यान रखना है ये बात, क्योंकि भैया एग्जाम के सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, अभी ना मैं 2 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इससे 2 से 5 नंबर के वेटेज के क्वेश्चन आए हैं पास्ट ईयर में. MCQs में भी आए हैं, मैंने देखे हैं. 2 मार्क्स के MCQs भी आए. तो ये जो भी कर रहे हैं ना, एक एक, पता है क्या, जब बड़े क्वेश्चन करोगे ना यही क्वेश्चन आसान लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे आपको बड़े क्वेश्चन, बशर्ते कि आप ये छोटे छोटे सारे ट्रीटमेंट्स को अच्छे से ब्रेक कर लो. इसमें टाइम लगाना है. यस, और बीकॉम वगैरह कर रहे हो तो इतना ट्रिक तो तुमको लगाने की जरूरत भी नहीं है, वहां सिंपल आते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो. प्रॉब्लम नंबर 10 पेज नंबर बताऊं क्या, पेज नंबर 5.26 के ऊपर है. देखना ये क्वेश्चन, वैसे ही आपका होमवर्क होने वाला है, लेकिन डिकोड कर रहा हूं क्वेश्चन को, एक बार रीड कर रहा हूं, देखते हैं कुछ नया मिलता है क्या. कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% कन्वर्टिबल डिवेंचर, 20,000 10% कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. मतलब सीधी सी बात है, 100 रुपए का ये है फेस वैल्यू दे दी है, 10% है तो 10 रुपए का इसका इंटरेस्ट लगना है पर डिवेंचर. एन अपने को 5 ईयर्स गिवन है. एट मैच्योरिटी द डिवेंचर होल्डर विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट. कन्वर्जन वैल्यू एक होगी, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू 1:5, इन रेशियो ऑफ 1:5. मतलब 1:5, मतलब 5 मिलेंगे. कितने के 5 मिलेंगे? उनकी अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 20 है, मतलब 100 रुपए के हो गए. ओके, मतलब 20 × 5 100 रुपए हो गए. हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 4% पर एनम. आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ग्रोथ रेट निकालने को होगा. ऐसा क्वेश्चन मैंने इधर पीछे के 2-3 अटेम्प्ट्स में कन्वर्टिबल डिवेंचर के 2 या 3 बार देख लिए हमारे एग्जाम्स में. ठीक है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है. मतलब सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू 5 साल बाद, कन्वर्जन वैल्यू, हम CV की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन वैल्यू 5 साल बाद कितनी होगी? 1 + 0.04 टू द पावर n. n कितना है? 5 साल. तो ये कैलकुलेट कर लेना भाई. 1.04 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4 इंटू कितना 100 इज इक्वल टू 116 रुपये 98 पैसे. मतलब 117 रुपये हो गई इसकी वैल्यू, होगी ऐसा लग रहा है इस बातों से, इसकी बातों से. ओके, assuming that tax rate is 25%, compute the cost of 10% convertible debenture using approximation method and internal rate of IRR method. ठीक है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप IRR YTD मेथड या अप्रोक्सीमेशन जब भी कोई सवाल सॉल्व करे, खास करके कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स के, दोनों मेथड्स पे प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या कैलसी पे ही लगा लो, लेकिन लगा जरूर लेना, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है पूछते हैं, एप्लीकेशन भी है. ठीक है,
ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ओके ठीक है, ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी अपनी बुक में एक और क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन था, जैसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी अभी कराया है। एक बार निकालना यार, वो एग्जाम्पल नंबर 7 या 6 है, एग्जाम्पल नंबर, हाँ, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर एग्जाम्पल नंबर 6। ये देखो जरा, रॉक्स लिमिटेड, रॉक्स लिमिटेड हैज इशूड 14% कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, डन, कोई दिक्कत नहीं। ईच डिवेंचर विल बी कन्वर्टिबल इनटू 8 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। ओहो, ठीक है, तो 15 रुपए इंटू 8, 120। ओके जी, 120 वर्सेस 100, कौन सा ज्यादा? 120। किस पे जाएंगे? कन्वर्जन वैल्यू पे जाएंगे। ओके, द कन्वर्जन विल टेक प्लेस एट द एंड ऑफ 4 ईयर। द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज अज्यूम टू बी 40%, कोई बात नहीं, जो भी 14% लेस 40% करेंगे, 14% इंटरेस्ट लेस 40%। अज्यूम द टैक्स सेविंग अकर्स इन द सेम ईयर एंड द इंटरेस्ट पेबल पेमेंट अराइजेज। फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, ये वाला सवाल कराया ना, फ्लोटेशन जोड़ के, पिछले सवाल में ही जोड़ के कराया, तो वो क्वेश्चन भी किया हमने। कन्वर्टिबल डिवेंचर का कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है, हाइब्रिड कैपिटल का अपने को, कंपोनेंट का अपने को कॉस्ट निकालना। आई थिंक दिस इज इजी फॉर यू, यू हैव डन। आप दोनों मेथड से करना है इसको, तो ये भी आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 10, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, कोई दिक्कत हो, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 10, दिस इज योर होमवर्क। कोई प्रॉब्लम हो, नंबर मेरा सबके पास है, 9958300572, ठीक है, क्वेरी भेजते रहना मेरे को दनादन, ठीक है, चलेगा। अब आते एक नए फंडे के ऊपर, फंडा नंबर, पिछला 10 था, अब 11 आ रहे हैं, फंडा नंबर 11, ठीक है। अब फंडा नंबर 11 क्या है? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। ध्यान से सुनना, वैसे ये वाला फंडा, ये वाला टॉपिक मैं आपको जब फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस करा रहा था तो वहां मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं किया, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, नहीं किया तो नहीं किया, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, अब कर लेंगे, यहां भी समझ में आएगा आपको। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स amortized over a period of time, समझा क्या? तो इसको समझने के लिए amortize, दिस इज द amortization ऑफ बॉन्ड, ऐसा करके वहां पे एक टॉपिक कराया था और इसकी वैल्यूएशन सिखाई थी, कैसे करते हैं इसको कैलकुलेट। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल देखना, उसमें समझेगा तुमको। एक कंपनी है ओटीसी, ये डिवेंचर इश्यू करती है, ठीक है, 8 रुपये 1000, ठीक है, ये डिवेंचर कितना है? 15% डिवेंचर है, रिडीमेबल, ठीक है, रिडीमेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ, देखो तुम्हारी डेफिनेशन मैच हो रही है, पीरियड ऑफ 5 years, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के टेनियर में, 5 साल के दौरान इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये एमोर्टाइज की जाएगी, ये मतलब ये रिडीम की जाएगी, पे की जाएगी, कंपनी इसको पे करने वाली है, ठीक है, और 15% डिवेंचर है। हम टैक्स भी ले लेते हैं, टैक्स रेट 30%, फ्लोटेशन कॉस्ट का बर्डन नहीं डालते हैं, इतना ही सवाल है, इसी को एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। लेकिन इसका टाइमलाइन कैसा दिखेगा जरा ध्यान से देखना, इसी में डेफिनेशन है, अलग से कुछ नहीं आने वाला।
यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ को एंड करेंगे। ये अपना ईयर 0 है, ये अपना ईयर 5 है, ठीक है। सो 0 ईयर में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपने को क्या है, अपने को 1000 रुपया आ रहा है, आने दो। हम कह रहे भाई तुम इसी पे इसको रिडीम करोगे अगले कितने साल में, 1 2 3 4 5 साल में, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब ये रिडीम कितने पे होगा, 200 200 200 200 एंड 200। पहले रिडेम्पशन कैसे होती थी, पिछले क्वेश्चंस में रिडीम कैसे होता था, नॉर्मली एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो 1000 रुपीज कहाँ होता था, 5वें साल में 200 की जगह होता था। अभी ये इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा। इसका इंपैक्ट कहाँ आएगा सर, प्रिंसिपल हम पे करते जा रहे हैं ना आपको, एक तरह से ऐसे समझो लोन लिया है, प्रिंसिपल पे करते जा रहे हैं। तो हमें अब पे क्या किसमें इंपैक्ट आएगा, तो सर जब प्रिंसिपल पे कर देंगे इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा आगे से। तो पहले से पहले ईयर का यहां से यहां तक का इंटरेस्ट तो अपने को लगेगा ना 15%, बोलो ना। और 15% नहीं लगेगा इसमें ना, मक्खन मार के, मतलब 1 माइनस टी करके, बिकॉज इंटरेस्ट 1 माइनस टी, मतलब सीधी सी बात है कि ये कितना हो जाएगा 15 1 माइनस 0.35, मतलब सीधी सी बात है ये कितना हो जाएगा 10.5%। यस और नो, ये है हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट 10.5%। तो यहां से यहां तक का 1000 पे लगेगा ना, 1000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, ध्यान से सुनो, 1000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या नहीं होगा, होगा सर। तो कितना होगा 105, 10.5% 105। अब बताओ पहले साल में फर्स्ट ईयर में अपने को कितना पे करना होगा, डिवेंचर होल्डर को कितना पे करना पड़ेगा, 305 रुपल्ली पे करना पड़ेगा। देखते जाओ जरा, यही है बस। एक बार कैश फ्लो तैयार कर लिया ना, एक बार कैश फ्लो तैयार कर लिया, जो भी मेथड लगाना लगा लेना भाई, लग जाएगा। सुनो, उसके बाद अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना बचा, 200 पे कर दिया, हमारे पास बचे 800। तो 800 का 800 का 10.5% कितना होगा 84। तो इंटरेस्ट के नाम पे अब पे करेंगे ओनली 84, टोटल कितना पे करेंगे 284। नेक्स्ट ईयर अभी मेरे पास 600 बचा, तो अब मैं पे करूंगा 600 का 10.5%, कितना पे करूंगा 63 रुपीज ओनली। अब मेरे को कितना पे करना 263। बहुत सिंपल है, सिंपल अरिथमेटिक है बेटा, ठीक है, बस ये बात पता होनी चाहिए। अब मेरे पास कितना रुपल्ली बचा, 400 रुपए बचे। अच्छा है, खेल अच्छा है। तो 400 का 10.5%, ठीक है, ओहो 400 का 10.5%, सर ये हो गया 42 रुपीज़। अब मैं पे करूंगा सर इसको 242 रुपए। अब मेरे पास यहां बचा 200, ठीक है, ओनली 200, क्योंकि 200 तो और पे कर दिया, अब 200 का ही पे करूंगा, यहां 0 हो जाएगा ये इसके बाद तो, ठीक है। तो 200 का 200 का 10.5%, 21 रुपए पे करूंगा यहाँ पे। अब 21 रुपए, तो यहाँ क्या करूँ 221 रुपए, लो भाई मुक्ति हो गई, जान छूटी अपनी तो जान छूट गई, अपन ने तो सब पे कर दिया मालिक। अब ध्यान से सुनो, ये है, अब इसमें निकालना है कि अब इसमें निकालना, ये मेरे कैश फ्लोज हैं 1 से 5 साल के, और ये मेरा कैश इनफ्लो है, और ये मेरे कैश आउटफ्लोज हैं। इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, ऐसा करके मेरे को निकालना क्या है, इसमें से केडी निकालना है। क्या निकाल सकते हैं, क्या IRR टेक्निक यूज करके निकाल सकते हैं क्या मित्रों, बोलिए यस और नो। कितने परसेंट के रेट से निकालूं सर, कैसे गेस करूं, IRR टेक्निक में गेस करना सिखाया है। अच्छा यहां पे क्या है, एन्यूटी भी नहीं है, यहां जो कैश फ्लो है, यहां तो एन्यूटी भी नहीं है ना, यहां जो कैश फ्लो है अनइवन कैश फ्लो है। कैसा है, अनइवन कैश फ्लो है। तो बेटा कुछ नहीं है, आपके पास इधर ईयर है 0 1 2 3 4 5, 0 में आपका ईयर में कैश फ्लो है, तो ये कितना है 1000 है। दूसरी तरफ इधर आपके पास अमाउंट है कितना 305,
284, 263, 284, 263, then you have 242, 242 and 221. अब आप पीवी निकाल लो एट एक गिवन रेट, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाओ, से आप 12% पे लगाओ, 15% पे लगाओ, जो भी आप, फिर एक दूसरे रेट पे निकालो पीवी एट व्हाटएवर, जो भी परसेंटेज आप लेना चाहते हो, कैलकुलेट आप करोगे, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ट्रायल एंड एरर बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर, हमने लगातार मेहनत करी है, आपको पूरा क्लियर है एकदम। उसके बाद आप निकालो एनपीवी, इसका एनपीवी, इसका एनपीवी, दोनों निकले के बाद आप निकालो, लगाओ फॉर्मूला आईआरआर का, लोअर रेट एनपीवी डिवाइडेड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, ये करके आप मेरे को जो भी आंसर होगा, ये आपका होमवर्क है, ये अभी के अभी और गेस कैसे करना है कि कितने परसेंट पे मैं जाऊं, ये भी तरीका तुमको पता है। दो तरीके तुमको बताए, पहला तरीका तो बताया है 1.5 और 1.25 वाला, अनइवन है तो 1.5 से गेस कर सकते हो, एक परसेंटेज मिल जाएगा तुमको। नहीं तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड पे लगाओ। अप्रॉक्सीमेशन मेथड पे कैसे लगाओगे वो भी बता देता हूं, हिंट कर रहा हूं, जरा कोशिश करो, मेहनत करो, इन सबको ऐड करो, इसको आप आरबी मान लो, इसको आप पूरा रिडेम्पशन मान लो, इसको नेट प्रोसीड मान लो, 5 साल तुमको गिवन है, तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड वाले फॉर्मूले पे रख के एक आइडिया लग जाएगा कि इसके 1-8% ऊपर नीचे मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो भी टेक्निक लगाना चाहो, अभी एक बार यहां के यहां इस वीडियो को तुरंत पहले तो नोटिंग करो, फिर पॉज करो और यहां के यहां सॉल्व करके आगे जाना, नहीं तो मत जाना आगे। अगला कॉन्सेप्ट में थोड़ा अच्छे लेवल का कराने वाला हूं, तो यहां पहले इसको निपटाओ, फिर आप आगे जाओगे। पहले आप इस पेज को नोट कर लो, दिस वाला पेज नोटिफाई नोट हो, और अब आप समझ चुके एमर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, एंड ये वाला फ्लो है, ये वाला आपका क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है, करो एंड देन प्रोसीड फर्दर, अदरवाइज नॉट। ये पॉज करके कर लेना, इसके बाद इसके आगे जाना। अब एक टॉपिक करा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पास्ट ईयर में एक बार आ चुका है, यू कैन से इट एज फंडा नंबर 12। फंडा नंबर 12, एक एक चीज को बड़े आराम से करना है, कंसोलिडेट करना है, जितने बड़े सवालों के जितने ट्रीटमेंट से मैं सब एक एक करके करा रहा हूं, और फंडामेंटल्स भी हैं, हमें जानना भी जरूरी है, चैप्टर कंप्लीट करना है तो। एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्वेंशनल बॉन्ड्स। नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहली बात, नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड होते क्या है, निकालना अपने को केडी है, बॉन्ड है तो कॉस्ट ऑफ डेट ही निकल रहा है, डिवेंचर ही निकल रहा है। बट द आइडिया इज कि इसको समझने के लिए एक जरा एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल नोट करना मेरे साथ आप। अ बॉन्ड हैविंग, इसको नॉन कन्वेंशनल क्यों बोला ये समझने की कोशिश करते हैं, और याद रखना टीवीएम का कॉन्सेप्ट भर भर के लगता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में टीवीएम के सारे फंडे और मेनली डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का दिमाग एकदम क्लियर रखना है, नो इश्यूज, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस अपने फंडामेंटल्स पे काम करते रहो। ये सब वर्ड्स हैं, शब्दों का खेल है, कुछ है नहीं इसके अंदर, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अ बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 ले लेते हैं, देन कूपन रेट CR, कूपन रेट ऑफ हैविंग 16%, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इशू हुआ है, इशू मैनेजमेंट कॉस्ट है 2% ले लेते हैं, और इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 960 है, ओके। फेस वैल्यू इतना है, कूपन रेट इतना है, फ्लोटेशन कॉस्ट इतना है, 2% है, करंट मार्केट प्राइस 960 है, और क्या रह गया, टैक्स रेट
30% है। एंड ये बॉन्ड इश्यू कितने साल के लिए हुआ है? एन 5 years। ठीक है, बात यहां खत्म नहीं हुई। ये तो नॉर्मल बॉन्ड की तरह लग रहा है, इसमें तो कुछ ऐसा खास है नहीं। अब जो लाइन लिखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडेम्पशन की बात नहीं हुई है, तो रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल डिवेंचर है। रिडीमेबल इन, ध्यान से सुनना, 4th and 5th ईयर। नॉर्मली हमने क्या देखा है कि बॉन्ड कब रिडीम होते हैं? एट द एंड ऑफ द 10 ईयर। जो भी हमने टर्म सेट किया है, एन सेट किया है, ईयर सेट किया है, एक्सपायरी ऑफ द डेट है ना, उस समय हमारा रिडेम्पशन होता है, आरवी हमारा तब होता है। बट इसमें जो रिडेम्पशन है कब है? 4th and 5th ईयर। और तड़का लगाता हूं, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% equally distributed in last 2 years. Wow. Now you have to calculate KD. These are the terms why this bond is नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, एट द एंड ऑफ द ईयर वी रिडीम टर्म, वी रिडीम। हियर इट इज नॉट लाइक दैट। हाउ विल यू कैलकुलेट? बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। और सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, अभी रुक जाओ, अभी हम एग्जाम हॉल में नहीं, एग्जाम हॉल में इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे कि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी जरूरत है टाइमलाइन बनाने का दोस्त। तो मेरे साथ जरा प्यार से टाइमलाइन बनाओ। टाइमलाइन क्या कहता है? 0 पे ये इश्यू होगा, कितने पे होगा? करंट मार्केट प्राइस पे होगा, 960 पे होगा, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट 2% माइनस करके होगा। तो इसका नेट प्रोसीड क्या होगा? एनपी नेट प्रोसीड क्या होगा? 960 इंटू 0.98, बोलो, मतलब 1 माइनस 0.02, इसी को बोला मैंने, तो 98। 2% माइनस करेंगे, 960 इंटू 0.98, 940.8। तो पहला आइटम निकल गया। जो पैसा मैं देने वाला हूं 940 रुपये 8 पैसे। ठीक है, ये मिलने वाला है मुझे, ये मुझे मिला, इस पूरे नेट प्रोसीड मेरे पास ये आया। अब इसके बदले में मैं देने वाला क्या हूं? और ये 5 साल का टेनियर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ओके, ध्यान से देखो। तो सीआर कितना है? 16। तो कितना कूपन रेट क्या हो गया? हम देने वाले क्या है? इंटरेस्ट क्या हो गया? 160। बोलो यस और नो? 160। ये हो गया 160, 160, 160, 160, 160। ठीक है, ओके। ठीक है, उसके बाद टैक्स रेट 30% है। तो लेस टैक्स 30%, तो इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 0.3। सो एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट होगा, वो जो मैं पे करूंगा यहाँ पे हर साल, दैट विल बी अराउंड 160 का 70%, तो 112 रुपये, 112, 112, 112, 112, 112। किसी को कोई दिक्कत? अगर ये टैक्स रेट गिवन नहीं होता तो 160 का ये एन्यूटी बना। ये क्या बन गया? ये 5 साल का क्या बन गया? एन्यूटी फैक्टर। रेगुलर या ड्यू? रेगुलर इस केस में। डन। नाउ द क्वेश्चन सेज रिडीमेबल इन द 4th and 5th ईयर इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब रिडीम कब होगा?
रिडेम्पशन वैल्यू को कूपन रेट के हिसाब से बिल्कुल अलग रखने वाले हैं। रिडीमेबल है, एमोर्टाइजेशन नहीं है, ध्यान रखना, इसे दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ करा रहा हूं। एमोर्टाइजेशन नहीं है, रिडेम्पशन है। ओके, तो हमारा रिडीम क्या होगा, नॉर्मली रिडीम क्या होगा, फेस वैल्यू पे, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, प्लस प्रीमियम कितना है 10%। तो ये टोटल रिडेम्पशन वैल्यू कितनी होगी इसकी, आरवी इज इक्वल टू 1100, 10% पे कह रहा है 2 इंस्टॉलमेंट में ये मिलेगा। तो मतलब 4th ईयर में कितना मिलेगा और 5th ईयर में कितना मिलेगा। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट 550 550, बोलो यस और नो। तो ये भी मिल गया। लो जी, यहां पे प्लस कर दो, 4th ईयर में प्लस 550 प्लस 550, ठीक है, प्लस 550। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको कैसे निकालेंगे इससे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है केडी क्या है। बाकी सारा आइटम कैश फ्लो पूरी तरह से मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका केडी निकालना है। कैसे निकालूं बोलो, 2 तरीके हैं इसके निकालने के। सबसे पहला तरीका तो है आईआरआर टेक्निक, क्योंकि ऐसी चीजों में आईआरआर इज द बेस्ट फिट, क्योंकि एक बार तो आरवी है नहीं जो तुम निकाल लोगे अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। मतलब यहां क्वेश्चन में बिना लिखे आईसीआई ने क्या बोल दिया, आईआरआर टेक्निक यूज करो। तो आईआरआर टेक्निक यूज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक तो कोई रेट अपने को लेना पड़ेगा, कोई परसेंटेज तो लेना पड़ेगा। तो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ेगा। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कितना है, लेकिन फॉर्मूला क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 112 की एन्युटी है 5 साल के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा पीवीएएफ से, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। ये एन्युटी कितने की होगी, 5 इयर्स एंड एक्स परसेंटेज जो भी होगा, जो भी हम अभी गेस वर्क करने वाले हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपको पूरा सम बिना उसके सॉल्व करके दे रहा हूं। प्लस प्लस अब हमको 4th ईयर और 5th ईयर में मिलने वाले कितने, 550 550। तो 550 हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। तो इसको एक मिनट सॉरी डिवाइड क्यों करूं मैं सीधा। तो 550 इंटू, अब इसको क्या करेंगे, 4 साल से पहले इसको डिस्काउंट करेंगे, 4 साल से इसको डिस्काउंट करेंगे और 5 साल से इसको डिस्काउंट करेंगे एक गिवन रेट पे, जो भी रेट अपन गेस करने वाले हैं। पीवीआईएफ तो यहां होगा 4 ईयर एक्स परसेंटेज प्लस 550 इंटू पीवीआईएफ 5 ईयर्स एक्स परसेंटेज कर लिया, माइनस 1000 नहीं, माइनस नेट प्रोसीड कितना है अपना 940 रुपीज, 940 रुपीज 940.08 है या 0.8 है, एक मिनट भाई चेक करने दो, 0.8 है मालिक, ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, गलती से गलती कर दी थी, 940.8, ये देखो 940.8 यहाँ सही है, ठीक है। सो 940.8, दिस इज द फॉर्मूला इज द। अब ट्रायल एंड एरर के हिसाब से नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक मोटा मोटा गेस वर्क करना है कि कितने परसेंट पे जाके अपन टिकने वाले हैं। 2% लेने और आईआरआर निकाल देनी है इससे, दैट विल बी माई केडी। अब देखो गेस वर्क मैं कैसे करूंगा, मेरे पास 2 तरीके हैं गेस वर्क करने के। एक तो है अप्रॉक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला लगाऊं, गेस वर्क कर रहा हूं, रफ वर्क कर रहा हूं, इसको डिलीट कर दूंगा बाद में, और मेरे को ऐसा लगेगा 160 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू 1100 माइनस 940.8 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 11 9 20 2040.8 डिवाइडेड बाय 2। ये मैं मन में कर रहा हूं, अब मेरी इतनी एफिशिएंसी हो गई है कि मन में कर रहा हूं, बट आपको लिख के दे रहा हूं, जरा इसको सॉल्व करना है यार, कितना आएगा, ये तो 112 आएगा, 112 प्लस 1100 माइनस 940.8 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू
31.82 है, मैं 32 मान लेता हूँ, डिवाइडेड बाय ये 1020 मान लेता हूँ। चलो इसको राउंड कर लिया सबको, तो ये कितना हो गया 112 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 1020 कितना हो गया 14.11। पक्का क्या? नहीं, 112 प्लस 30 इंटू नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय 1020 इज इक्वल टू 14% के पास आ गया। अब इसको कर देते हैं 1.25 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 18% के आसपास आ गया, समवेयर अराउंड, गेस वर्क ये चल रहा है 18% या 18% से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो एक ले लेते हैं अपन 18 या 20 के आसपास कोई एक परसेंटेज ले लेते हैं। एक ये तरीका है निकालने का। दूसरा तरीका है कि हम इन कैश फ्लोज को जोड़ते हैं, मतलब वैसे मैं बता रहा हूं आपको। तो अपने पास टोटल कैश फ्लो कितना है 112 इंटू 5 इज इक्वल टू 560 प्लस 1100 कितने हो गए 1660 1660, ये हमारा टोटल कैश फ्लो है। इसमें माइनस किया, ये गेस वर्क आपको आईआरआर करने में सिखाया हुआ है मैंने, जब आईआरआर पढ़ा रहा था आपको फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस में, तो उधर करवाया हुआ है। मैं दोबारा करके मैं भी चेक कर रहा हूं कि वर्क करता है या नहीं करता। एक तो वर्क कर रहा है। इस अप्रॉक्सीमेशन मेथड से तो चलो अपने को पता चल गया कि इससे 18% के आसपास अपने को समवेयर जाना है। ओके, माइनस 940 जो भी बच गया डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू इतना, जो भी आ गया डिवाइडेड बाय 940 इज इक्वल टू 15 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 19.14। दोनों गेस वर्क अपने को 18 या 19% के आसपास लेके जा रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी एक टेक्निक यूज कर लेना जो भी आपको दिमाग में आता हो। जो मैंने टेक्निक यूज करी दूसरी वाली, वो क्या थी, ध्यान से सुनो। टोटल कैश फ्लो कितना है, टोटल कैश आउटफ्लो कितना है, तो सर आउटफ्लो है 112 112 112 ये 5 बार प्लस 550 550 2 बार, मतलब 1100 प्लस 560 तो 1660 1660 रुपीज हो गए। इसको मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस करूंगा क्या, अपना कैश इनफ्लो 940 नेट प्रोसीड, जो बचेगा उसको 5 से डिवाइड करूंगा, फिर जो आएगा उसको 940 से डिवाइड करूंगा, एक परसेंटेज आएगी उसमें 1.25 मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। इससे मुझे ये नियरेस्ट वैल्यू पता चल जाती है। अभी मेरा 18-19% आ रहा है, एक फॉर्मूला कह रहा है 18, एक कह रहा है 19। तो मेरा ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है, अब ये बड़ी ये गेस वर्क है। तो ऐसा है कि या तो आप 10%, 15%, 20%, 25%, 4-5 नंबर पे करो, या कोई टेक्निक, कोई अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक दिमाग में लगा के रखो जिससे आप नियरेस्ट वैल्यू तक पहुंच जाओ। तो यहां मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस फॉर्मूला को यूज करके एट द रेट 20% निकालो, फिर आपको पता चलेगा कि इससे ज्यादा से डिस्काउंट करना है या इससे कम से डिस्काउंट करना है। एक बार 20% पे निकालोगे तुमको पता चल जाएगा ये लोअर रेट बनेगा या हायर रेट बनेगा। अगर लगता है तुम माइनस में आ गए, मतलब सीधी सी बात है 20% से नीचे जाना है, बात समझी क्या। अगर लगता है तुम माइनस में आ गए 20% पे, तो तुमको 18, 15, 16 कुछ ऐसा लेना पड़ेगा नेक्स्ट। अगर लगता है नहीं अभी तो प्लस में ही है, मतलब थोड़ा और ज्यादा नंबर से 25% से डिस्काउंट करना पड़ेगा, तब माइनस मैच होगा, ठीक है। सो मैं रेकमेंड करूंगा आपको 20% एंड 25% पे इसको कैलकुलेट करो, आपका डेटा इसी बीच में आएगा। अब इसके आगे आपका होमवर्क है, ये कन्वेंशनल, ये नॉर्मल वर्क है, ठीक है। आप टेबल से बनाना चाहो टेबल से बना लो, टेबल भी बना देता हूं। तो कैश फ्लो जो तुम्हारा होगा ईयर के हिसाब से, ईयर 0 पे होगा 940.8, ठीक है, डन। 1 to 5 पे होगा तुम्हारा 112, उसके बाद तुम्हारा 4 पे होगा 550 एंड 5th पे होगा 550। तुमको क्या करना है, डिस्काउंट फैक्टर एट 20%, फिर तुम्हारा आएगा पीवी एट 20% एंड सेम एट 25%, ठीक है। तो इस तरह से तुम कैलकुलेट करो और मेरे को यहाँ पे एनपीवी निकालो। उसके बाद तुम अपना फॉर्मूला लगाओ, एलआर प्लस एलआर एनपीवी डिवाइडेड बाय एलआर एनपीवी माइनस हायर रेट
एनपीवी, ठीक है, इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, ऐसा करके मेरे को यहाँ रिजल्ट देने का। दिस इज योर होमवर्क। मैं ज़्यादातर चीज़ों में आपको वर्किंग करके सारा का सारा दे दूंगा। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व इट एंड देन प्रोसीड। हर फंडे पे जो क्वेश्चन करा रहा हूं, दिस इज द अल्टीमेट बॉटम लाइन। इसके बाद तुम्हें बड़े क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलना, सिर्फ प्रैक्टिस है इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करो मेरे साथ। क्लास को पॉज करिए, प्लीज करिए। थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है सर, पॉज करवा देते हैं। क्लास को पॉज कीजिए बेटा, यहां तक की सारी, एक मिनट, यहां तक की सारी नोटिंग लीजिए। ये रहा कॉस्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड्स, ये एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे को थोड़ी सी ट्रिक लगती है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे चीजें आसान होती जाएंगी, ठीक है। ये वाला पेज नोट कीजिए, ये सारी वर्किंग है, सारा कैलकुलेशन है। गेस वर्क वाला फॉर्मूला भी लिख दीजिए बाजू में। सर ने दो तरीके से गेस वर्क किया, एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड से किया और एक जुगाड़ से किया, अपने एक्सपीरियंस से किया। 1.25 और 1.5 दोनों का फंडा सिखाया हुआ है आपको। लेकिन चलो यहां पे आप यही वाला रूल यूज करना इस पूरे चैप्टर के अंदर, यहां और इसको सॉल्व करो। और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चले आगे। ओके बॉस, अब आप कर लेना इसको, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है यार कि तुम लोग करने वाले हो, मतलब ऐसा तो धोखा मत देना, ठीक है। पॉज करके कर लिया होगा। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी जो मैं चीज आपके लिए करने वाला हूं वो सबसे आसान है, पूरे सिलेबस का सबसे आसान पार्ट है। सारे बच्चे बड़े इजीली कर लेते हैं और उसमें अब कुछ नया नहीं सीखना हमें, बस छोटी छोटी दो चार बातें ध्यान रखनी है और कुछ आपको ट्रैप्स करवाऊंगा उसके अंदर, जो इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के अंदर हमारे साथ अगर कुछ हसीन धोखा कर सकता है तो यही कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो फंडा नंबर 13 पे आ जाओ। फंडा नंबर 13, जब मैंने बोला बहुत इजी है तो बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बोले तो केपी। बेटा सिंपल सी बात है, जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं तो देयर इज ओनली वन कॉस्ट जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में बात कर चुके हैं। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दूंगा, तेरे को प्रेफरेंस होगा, रिलेटिवली नॉर्मली तेरे पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो मेरा मुद्दा क्या है, यहां पे मैं डिविडेंड देने वाला हूं, दिस इज माय कॉस्ट। दूसरी बात जो मेरे को पता है कि क्या डिविडेंड पे टैक्स सेव होता है, नो टैक्स सेविंग, ठीक है, ये भी वर्किंग कर चुके हैं। क्योंकि डिविडेंड हम किस पे देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम डिविडेंड निकालते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से निकालते हैं, टैक्स प्रोस टैक्स अमाउंट से हम डिविडेंड देते हैं। सर एक चीज है, ये टैक्स का लेना देना इससे नहीं है, लेकिन एक टैक्स है जो इस पे लगता है डिविडेंड पे। पहले कंपनी से, अब यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी, तब उस पे जाते हैं, ठीक है, जो वही बताना है मुझे, बाकी तो पता है। सर इसकी वैल्यूएशन कैसी, इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, मतलब हम केपी कैसे निकालेंगे, तो मैं यहां पे एक वर्ड लिखता हूं, सेम एज बॉन्ड और डिवेंचर। जैसे वहां निकालते थे ना, सेम मेथड लगाएंगे, बस क्या होगा, टैक्स नहीं होगा, 1 - T नहीं होगा। मतलब सर अगर मान लो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड, फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इशू एट पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, वो सब ट्रीटमेंट तो अपने को पता है। तो सर फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे, मतलब इररिडीमेबल है मतलब परपेचुअल है, लाइफ टाइम के लिए है। ये सब लिख लेना, सुनना नहीं और समझना नहीं, समझते तो तुम हो ही यार, तो तुम्हें पता है कि इररिडीमेबल है मतलब लाइफ टाइम के लिए है, परपेचुअल है, लाइफ टाइम इस पे एक डिविडेंड मिलने वाला है। तो वो जो डिविडेंड मिलने वाला है, वो जो भी डिविडेंड होगा, ये कंपनी ने दिया, इसके बदले में कंपनी को मिला क्या, नेट प्रोसीड, बोलो यस और नो, सो दैट इज माय केपी, यस और नो।
और डिविडेंड कब देते हैं? डिविडेंड कब देते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कब देते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है, एंड ऑफ द ईयर। नेट प्रोसीड इनटू 100 कर लो। सो एक तो ये हो गया। नेट प्रोसीड में क्या आएगा? तो सर नेट प्रोसीड के लिए जैसे आपने पहले बताया था, या तो हमें इश्यू प्राइस गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो करंट मार्केट प्राइस और ट्रेडिंग एट, कुछ भी नहीं गिवन होगा, हो सकता है लिखा हो फेस वैल्यू। अगर कहता हो कि नहीं इसी पे हमने इश्यू किया है तो फिर फेस वैल्यू होगा। तो वो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ के, बहुत ही इजी होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। देखेंगे क्या डेटा गिवन है, अगर आज जितने पे ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियसली हम उसको मानेंगे, इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। ये तो अंडरस्टैंडिंग है जो मेरे तुम्हारे बीच में एकदम राफ्ता 1 to 1 हो चुका है। तो वी अग्री ऑन दैट, सो वी आर फाइन विद दिस, बस, नो मोर, नथिंग एल्स। एक चीज और है सर, क्या है, एक बीच में एक चीज आती है, पहले मैं बता देता हूं, पहले बैकग्राउंड इसका प्रैक्टिकल थियरी समझा देता हूं, फिर इनका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं CDT। क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, मुझे पता है इसका प्रॉब्लम तुम ऐसे हवा में कर दोगे अभी, क्योंकि तुमने इतने सारे डिवेंचर निपटाए ना, तो तुमको पता ही है कि तुमको करना क्या है। यहां से इंटरेस्ट 1 - t था ना, बस वही तो -1 - t गया है यार, बाकी तो सेम कैलकुलेशन है, सेम ही क्वेश्चन होगा। अगर करना चाहते हो तो कर ही लेते हैं यार। हाँ, कहीं रह जाए दिमाग में, सर ने थोड़ा एक करा ही दिया होता तो अच्छा होता, मजा आता। ये आ जाओ तुम एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाओ अपने बुक के, 5.7 पेज नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8, ये देखो, हमें फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की दी हुई है 100 और 100, डिविडेंड रेट दिया हुआ है 15, तो हमारा डिविडेंड कितना होगा? 15 रुपए, यहां होगा 12 रुपए, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन हमेशा इस पे होगी। ओके, मार्केट प्राइस सामने से बता रहा है भाई, मतलब वो कह रहा है 125 और 75, ओ तेरी 75 नीचे, डाउन है मार्केट, उस पे कैलकुलेट करेंगे ना कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कह रहा है परसेंटेज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालो, तो कुछ नहीं होगा यार, पहले वाले में 15 डिवाइडेड बाय 125 होगा, 15 डिवाइडेड बाय 125 होगा, बोले तो 12% होगा। देखना यार 12%, तो क्या ही टाइम वेस्ट करना है। दूसरे वाले में देखो 12 है और 75 इसकी करंट मार्केट प्राइस है, तो 12/75 इंटू 100, 12 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, 16%, 16%। बोला था ना, क्यों बेइज्जती कराई? होगी ना, तसल्ली होगी ना, दिल को ठंडक पैगी तेनों। पड़ गई सर, पड़ गई, अब इससे ज्यादा और क्या ही पढ़वाओगे आप। ठीक है, पड़ गई, चलो आगे चलते हैं। सुनो, इररिडीमेबल भी कर लेते हैं, फिर मैं उस एक्सेप्शन पे जाता हूं, छोड़ दो यार CDT, बाद में आते हैं इस पर, डिटेल में बात करने वाले हैं। यस, इसके बाद है इररिडीमेबल के बाद रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स, तो यार रिडीम होगा मतलब एक रिडीमेबल वैल्यू होगी, यस और नो, एट द एंड ऑफ द टर्म। और इस पूरे टर्म में क्या मिलने वाला है? हाँ, 0 डिविडेंड, 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 ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का डिविडेंड, 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 डिविडेंड मिलने वाला है। मतलब यहां पे एन्युटी, and at the end of the annuity there will be redeemable value, yes or no? तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? बस I - T उठा के सेम एज बॉन्ड डू, मतलब सेम एज बॉन्ड, मतलब यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो अप्रोक्सीमेशन मेथड लगेगा। हमारी एग्जाम में प्रेफरेंस क्या होगी? अप्रोक्सीमेशन मेथड, अनलेस अंटिल इट हैज बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट बाय कैलकुलेट बाय यूजिंग IRR टेक्निक। वो तो कभी भी घुसा सकता है ICI, उसकी मर्जी है, कुछ भी ना लिखा हो तो अप्रोक्सीमेशन मेथड इज द रूल, दिस इज द रूल बुक। ओके, तो यहां क्या होगा? KP इज इक्वल टू, सबको पता है, बोलिए, डिविडेंड प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। बोलो यस और नो? यस, दिस इज द टेक्निक, दिस इज द टेक्निक। इस पे भी सवाल करना है, कर लेते हैं सर।
दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, नहीं तो तुमको लगेगा कुछ मिस कर रहे हैं लाइफ में। इसी में आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत ही सिंपल है, लिख के दे, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, बैठ के क्वेश्चन लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं नहीं। रॉकस्टार इंडिया लिमिटेड इश्यूज 30,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹50 मतलब ये 15 रुपए का डिविडेंड हो गया मालिक। रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी 10% प्रीमियम, रिडीम कितने पे होगा 110 पे। सो आरवी इज इक्वल टू 110 इज द ओके आफ्टर 20 ईयर्स, एन क्या है 20। इश्यू मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 30,000 मतलब ये देखो 30,000 इशू हुआ, 30,000 का खर्चा, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल टू ₹1, फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल टू ₹1। दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग, वन वे ऑफ थिंकिंग। एक तरीका ये भी है, नहीं तो तुम पूरे अमाउंट पे कैलकुलेट करो चलेगा, 30,000 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 15%, तो भैया कुछ आएगा 45,000, जो भी आएगा 4,50,000 वॉट एवर, यू कैलकुलेट, नन ऑफ माई टेंशन। ठीक है, एक तो वो तरीका है, और दूसरा यूनिट पे आ जाओ और यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। अब ये क्या कहता है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इफ दे आर इशूड एट पार, एट प्रीमियम 10% एंड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 3 वे है इसको इशू करने के, तो मतलब सारा स्यापा इशू पे है। अगर देखो ध्यान से, इशू एट पार है तो नेट प्रोसीड क्या होगा जरा बताइएगा सारे लोग। एट पार मतलब 100 पे, -1 तो 99 रुपए, बोल भाई। एट प्रीमियम है मतलब नेट प्रोसीड क्या होगा, एट प्रीमियम कितना है 10% प्रीमियम होगा ना, 10% प्रीमियम, तो कितना होगा 110 - 1 इज इक्वल टू, भाई ये 1 रुपया तो नहीं चेंज होगा ना फ्लोटेशन कॉस्ट, बोलो यस और नो कि चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा कोई बता सकता है क्या, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ 30,000, परसेंटेज में गिवन नहीं है, परसेंटेज में गिवन नहीं है, साफ बोला है 30,000 मतलब पर शेयर पे 1 रुपया, तो मैं एक ही घटाऊंगा, 110 हो या 100 हो या 90 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखना ये सब छोटी छोटी बातें हैं यार। 109 और एट डिस्काउंट नेट प्रोसीड इज इक्वल टू 90 - 1, 10% डिस्काउंट पे है तो इज इक्वल टू 89। सो ये तीनों पे अपने नेट प्रोसीड आ गए, और रिडीमेबल वैल्यू कितनी है अपनी एट प्रीमियम 110, ये बदलती नहीं। अब बताओ इंटरेस्ट कितना है अपना, ये भी बदलता नहीं, इंटरेस्ट है अपना कितने का भाई भाई भाई, किधर गया 15 रुपीज़ का है जी, 15 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट, सॉरी डिविडेंड कितने का है अपना 15 रुपीज़ का डिविडेंड है। खेल खत्म, सारा डेटा आपके सामने है, स्टार्ट कैलकुलेटिंग। अब दूसरा टेक्निक ये है जो बुक में दिया हुआ है, छोड़ना यार इसको, अगर मुझे दूसरे तरीके से, अगर इसको इस तरीके से ना करके मुझे मेरे तरीके से कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 7 सिंपल है, मेरे पास रिडीमेबल वैल्यू दी हुई है 110, नेट प्रोसीड एट पार, नेट प्रोसीड एट प्रीमियम, नेट प्रोसीड एट डिस्काउंट, ऊपर वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था। सर दिस इज 99, सर दिस इज 109, दिस इज 89। सर मेरा डिविडेंड इज इक्वल टू, इस केस में भी 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15, कोई दिक्कत नहीं। नाउ माई केपी आते हैं, इस केस में देखते हैं केपी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 15 प्लस रिडीमेबल वैल्यू 110 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय, बोलो भाई 110 प्लस 99 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, करिए आप कैलकुलेट करिए फटाफट करिए, मैं आपको दे रहा हूँ, 15 प्लस 110 माइनस 109 डिवाइडेड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय 110 प्लस 109 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ नेक्स्ट पहले पे आ जाओ, 15 प्लस 110 माइनस 89 डिवाइडेड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय 110
plus 89 divided by 2. Now you calculate what is the amount is the here, here and here, all three, and you will get the same answer as it is there in the book. Or alternatively you calculate 30,000 into 15, है ना, into 100. 30,000 प्रेफरेंस शेयर, 100 उसकी पर यूनिट प्राइस, एंड देन उसके सॉरी फेस वैल्यू, एंड देन इनटू 15% डिस्काउंट. वो करो, लंबा कैलकुलेशन. अदरवाइज ये पहले ही होमवर्क कर लो और इसके बेसिस पे ये सॉल्व कर दो. नाउ यू कैलकुलेट व्हाट आर यू गेटिंग, प्लीज फटाफट करो. आई एम वेटिंग, यू आर गेटिंग, आई एम वेटिंग. टेल मी, आई एम वेटिंग. ठीक है, तुमको लगे कि मैं थोड़ा तेजी से बोल गया, तुम स्लो देखो. तुमको लगे कि यहाँ पॉज करना है, पॉज करो. भाई इस रिकॉर्डेड में तो यही फायदा है ना आपके पास कि आप अपने कंफर्ट से चलो. मैंने आपको करने को दिया, अब ये सॉल्व करके आगे जाना, मत जाना इसके बगैर. इसके बाद पहले ये सॉल्व कर लो, फिर बात करेंगे. इससे मेरा प्रेफरेंस शेयर का कांड खत्म हो गया. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कुछ बचा ही नहीं मेरे पास. अब एक और एग्जांपल है, कर लो. बाकी अंदर बुक के अंदर जितने भी सवाल आएंगे सब इससे रिलेटेड आएंगे, प्रॉब्लम्स भी इससे रिलेटेड है, तो कोई होमवर्क नहीं दे रहा है इसमें. ठीक है, सीधा बड़े क्वेश्चन में जाएंगे तो डील करेंगे. आइए जरा एक बार देखते हैं, ये क्वेश्चन एक और है इसके अंदर. ये देखो एग्जाम्पल नंबर 9, ये आपका होमवर्क है आज का, मैं फिर भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. अ कंपनी इशूड 40,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कर दे इशू यार 12 रुपए पे. ठीक है, डिविडेंड हो गया एट ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 ईच. ओके, 105 के प्रीमियम पे इशू किया, मतलब इशू किया कितने, नो 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 नो, ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 ईच, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच. तो ये प्रीमियम 110 पे, 110 पे, ठीक है, ये रिडीम होगा, 105 पे इशू होगा, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, 2% है, नहीं 2 रुपए पर शेयर है. तो 105 माइनस 2% नहीं है, 2 रुपए है, 103. ये है मेरा एनपी. ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा मेरा पर शेयर, मेरा 12 रुपए होगा डिविडेंड. रेस्ट आई थिंक इस सवाल में ऐसा कुछ है ही नहीं. एन कितना है अपना, 10 ईयर्स, कुछ भी नहीं है. सवाल डन, यू सॉल्व इट, इट इज योर होमवर्क. ठीक है, कर लेना, सॉल्यूशन भी गिवन है. रुको, अब इसमें जो चीज मुझे बतानी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. बड़े ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना. थोड़ा हम डिस्कशन करने वाले, थोड़ा प्यार से बात करने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है. देखो भाई, फंडा नंबर 14, भाई ट्रीटमेंट ऑफ CDT और DDT. अब ये क्या होता है, इन कैलकुलेशन ऑफ KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की कैलकुलेशन करने में, कंप्यूटेशन करने में, ये CDT जिसे हम पॉपुलरली बोलते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. अब टैक्स का मामला आ गया तो सीधी सी बात है, टैक्स इज द यू नो वन थिंग, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, टैक्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंस. कैन यू बिलीव दिस? टैक्स फाइनेंस का ही डिसिप्लिन है, टैक्स फाइनेंस का ही पार्ट है. यस, देखो ना, अभी बजट कौन देता है इंडिया में, टैक्स की पॉलिसी लेके कौन आता है, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कौन देता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंस. टैक्स को फाइनेंस से, फाइनेंस को टैक्स से लेना देना है. लेकिन जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सम करते हैं तो टैक्स के रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजंस का ज्यादा लेना देना नहीं है. होना चाहिए, बट अगर सवाल में नहीं लिखा है तो ये नहीं कह सकते अरे टैक्स, इनकम टैक्स में तो ऐसा लिखा है, वो लॉ नहीं लगेगा यहाँ पे.
कैलकुलेशन इज कैलकुलेशन। एक बार क्वेश्चन में आ गया तो तुमको जो वैल्यू दी हुई है, डेटा दिया हुआ है, उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुनो ध्यान से। अब यह है क्या, तो पहले कैसा होता था, पहले मतलब कितना पहले सर, तो मैं डेट दे रहा हूं प्री 2020, मतलब वही कोविड वाला साल, प्री 2020 एंड पोस्ट 2020। सर ये क्यों बता रहे हो, सवाल क्वेश्चन में जैसा होगा उसके हिसाब से ट्रीट कर देंगे। नहीं, थोड़ा बताना जरूरी है, गलती से तुम भावनाओं में फंस ना जाओ कहीं। ट्रैप्स हैं यहाँ पे ट्रैप्स हैं। देखो, एक तो जब हम अपने इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में टैक्स की बात करते हैं, तो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो टैक्स अलग है, वो टैक्स सेव करता है, वो टैक्स कंपनी का सेव करता है, ये कंपनी का खर्चा है, वो कैश इनफ्लो है, ये कैश आउटफ्लो है, ये कैश आउटफ्लो है। आप समझ रहे हो, जब आउटफ्लो है मतलब ये देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो बच रहा था तो माइनस कर रहे थे, ये देना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालते हुए क्या करना पड़ेगा, अगर ये दिया हुआ हो सवाल में तो सोच के देखो, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। अगर इसका एक बार इसको भूल जाओ, प्री पोस्ट वापस से आता हूं, या एक बार रुको, इसको नीचे करते थोड़ा, सिम सिम गया किधर तू, यस, इसको नीचे करते, ठीक है। पहले के हिसाब से अगर मैं देखूं, इसमें पहले कैसा इसका ट्रीटमेंट होता था, सो डिविडेंड 1 + T से मेरा डिविडेंड है 15 रुपए, और मेरा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है 30%, से ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है CDT 30%, तो ये 1 + 0.3 मतलब 15 × 1.3 इज इक्वल टू 19.5 विल बी माई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये होगा मेरा कैश आउटफ्लो। तो इन कंप्यूटेशन, जब यहां मैं फॉर्मूला लगा रहा था, तो यहां जो ये 15 लिख रहा था ना, इसकी जगह मैं 19.5 लिखता, मतलब फॉर्मूला कैसा हो जाता मेरा, फॉर्मूला हो जाता मेरा डिविडेंड 1 + T अपॉन NP, समझा क्या, इंटू 100 इज इक्वल टू KP। मतलब ये जो टैक्स है ना, ये वो वाला टैक्स नहीं है, ये क्या है, CDT है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है। तो फॉर्मूले में T नहीं लिखते, ये बात बता रहा हूं जानबूझ के, पहले मैं ये बता रहा हूं कि ये टैक्स जोड़ा क्यों। तो फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, तो फॉर्मूले में ये लिखा होता है, बात टैक्स की हो रही है लेकिन ये देने वाले टैक्स की बात हो रही है, CDT। सो डिविडेंड 1 + CDT डिवाइडेड बाय NP इंटू 100। सर जो अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला था, फिर उसमें क्या चेंज होगा, उसमें भी सेम ही टाइप का चेंज होगा, वो भी करके देता हूं, उसके बाद रूल समझाता हूं। तो उसमें मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, डिविडेंड 1 + CDT प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV माइनस NP प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 एवरेज इज इक्वल टू KP। तो ये तो हो गई रट्टे की बात। फिर से बोल रहा हूं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर सम में दिया हो, अभी प्रोविजंस पे नहीं जा रहा, लॉ पे नहीं जा रहा, इसमें ट्रैप्स होते हैं, वो सारे ट्रैप्स अभी डिस्कस करूंगा। अगर ये दिया हो, होता क्या है, कंपनियां जब डिविडेंड देती है तो उसमें कहती है भाई ये टैक्स फ्री टैक्स, ये टैक्स फ्री डिविडेंड है, मतलब तेरे हिस्से का टैक्स भी इसमें शामिल है जो कंपनी ने दिया है, दिस इज कॉस्ट टू द कंपनी, दिस इज कॉस्ट टू द कंपनी, कंपनी का ये CTC है, राइट। तो ये कॉस्ट टू द कंपनी, ये भी तो खर्चा है ना, ये तेरे डिविडेंड देने की वजह से उसको झेलना पड़ा ना, पोस्ट टैक्स प्रोविजन है ना, ये टैक्स दे दिया था, इनकम टैक्स जो उसका इनकम पे टैक्स था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल गया था, उसके बाद तेरे डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ा। फिर गवर्नमेंट ने, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया
यार इसका ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या किया बाद में वो सुनो, क्वेश्चन में कब कैसा लिखा हो तो क्या करना है। तो 2020 से पहले क्या होता था, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है था 115C था, वो था नॉट रिमेम्बर, 115 वो था 1150। ये क्या कहता था कि भाई सीडीटी का प्रोविजन डिस्कस करता था। अब इसको क्या किया 2020 में अमेंडमेंट करके इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। और कंपनी के पास, अच्छा इसमें क्या था 1034 में ये एग्जेम्प्ट भी था, एग्जेम्पशन भी मिलती थी। अब क्या कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया। तो अब 2020, अच्छा क्या ये फाइनेंस के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा नेसेसरीली? नहीं, अनलेस अनटिल कि वहां गिवन हो, कुछ नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे वो सब मैं अलग से बताता हूं, बट ये प्रोविजन समझने की कोशिश करो। रिमूव कर दिया, ओके। अब क्या कर दिया 194 में डिविडेंड के ऊपर जब देती है कंपनी तो इस पे टीडीएस चार्ज करती है, समझा क्या? तो टीडीएस क्या है, इनकम है कि एक्सपेंडिचर है कंपनी का? कंपनी का कुछ भी नहीं है, ये सरकार के पास जाता है। किसके पास जाता है? ये गवर्नमेंट के पास जाता है, ये गवर्नमेंट के पास जाता है। ये दो तीन प्रोविजन इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। एक सेक्शन 56(2) भी है, उस पर कुछ 2I है जो इस पे डील करता है, बट उस पर अपन नहीं जा रहे। बट द आइडिया इज कि 2020 से पहले ये सीडीटी था, एग्जेम्पशन भी था, बाद में इसको इस प्रोविजन को रिमूव करके निपटा दिया, बोला टीडीएस काटो, जिसको डिविडेंड देना है दो, खत्म करो कहानी। इतनी दरिया दिली दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सर हमारे क्वेश्चन पे इसका क्या इंपैक्ट है? तो सच बताऊं क्वेश्चन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। क्वेश्चन में अगर कहेगा कि सीडीटी दिया है तो देंगे, बोलेगा नो मेंशन है तो हमारा फॉर्मूला नॉर्मल रहेगा, नहीं तो हमारा फॉर्मूला डिविडेंड 1 प्लस सीडीटी, बस ये बदलेगा, बस डिविडेंड 1 प्लस सीडीटी, रेस्ट विल बी द सेम। डन, आउटफ्लो है, इतना समझ गए? डन। अब सुनना, कुछ आपको यहां पे एग्जांपल्स करा रहा हूं और इन एग्जांपल्स को आपको नोट करना है। ये मैंने भी नोट ही किए हैं, मैंने थोड़े से खेला है इनके साथ। इनको आप लिखेंगे एग्जाम ट्रैप्स, आराम से लिखेंगे और सारे आपके नोट्स में होने चाहिए। ये क्लास में नॉर्मली आपको नहीं कराया जाता है, बट आईसीआई आजकल यही सब खतरनाक काम कर रहा है। एक टॉपिक पकड़ लेता है, उस पर ट्रैप ढूंढता है। मैंने ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, एग्जाम ट्रैप्स। मैं ये नहीं कह रहा ट्रिकी पॉइंट्स है, सब कुछ ट्रिकी विरिकी कुछ नहीं होता। एफएम में सब इजी होता है, लेकिन ट्रैप होते हैं। फंस गया, गोड़ पैर लगाया और वहां पे पकड़ लिया किसी ने, ठीक है, ऐसा झक से, और अब समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। यहाँ तो पत्ता दिख रहा था, यहाँ तो घास फूस दिख रही थी, इसके नीचे से ट्रैप था। यस, ऐसा होता है। प्लेन था, गड्ढे में गिर गए, ठीक है, ट्रैप्स होते। एग्जाम ट्रैप्स ऑन सीडीटी और डीडीटी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखना। ओटीसी डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑफ ₹10 per share, DDT is equal to 20% is applicable. Calculate KP, cost of preference shares. प्रेफरेंस शेयर में दिया है और आपको बोला कैलकुलेट केपी। इग्नोर टैक्सेशन, बताइए आपकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सिर्फ ट्रीटमेंट बताओ, डिस्कशन है, सॉल्व कुछ नहीं करना, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना, कुछ नहीं बोल रहा मैं सॉल्व करने के लिए। यहां पे आपका डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड ₹10 होगा, बोलो, या डिविडेंड ₹10 1 प्लस 0.2 होगा, इज इक्वल टू ₹12 होगा। बताओ दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? फटाफट बता दो। सर यहां लिखा हुआ इग्नोर टैक्सेशन, भाई ये इग्नोर टैक्सेशन है, ये प्रॉफिट के टैक्स की बात कर रहा है।
डीडीटी की बात नहीं कर रहा। दिस इज वन एग्जाम ट्रैप। ये जो इग्नोर टैक्सेशन है ये इररेलेवेंट है, यहां पे ये क्या है, इररेलेवेंट है। मेरा आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये होगा एक ट्रैप। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, सिर्फ करो, दिमाग क्लियर हो जाएगा मेरे साथ। एग्जांपल दूसरा देता हूं, इश्यू प्राइस 110, फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, डिविडेंड 10%, डीडीटी 20%। बताओ क्या होगा आपका डिविडेंड, बताइए फटाफट, डिविडेंड बताइए। डिविडेंड बताइए, नेट प्रोसीड बताइए। 110 माइनस 5%। अभी यहां लिखा नहीं है कि किस पे कैलकुलेट होगा, इशू प्राइस पे कैलकुलेट होगा और क्या, इशू मैनेजमेंट कॉस्ट। यहां पे लिखा नहीं है कि प्रीमियम पे है या नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी अजम्पशन काम करेगी कि इशू ये कितने का था, 100 प्लस 10 प्रीमियम, ठीक है। तो मेरा डिविडेंड कितना होगा, 10 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.2, 12 रुपए, ठीक है। ऐसा मैं कैलकुलेशन करूंगा। तीसरा एग्जाम्पल, क्वेश्चन में अगर लिखा हो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज फ्री फॉर शेयर होल्डर्स, ये वर्ड अगर क्वेश्चन में लिखा हो, मैं अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कल सोच रहा था, बैठा था, तो मैंने कहा यार ऐसा लिखा हो तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो देन आई लिस्टेड डाउन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ये 4-5 मेरे को एग्जाम ट्रैप लगे तो आई लिस्टेड डाउन एंड आई थॉट कि आई विल डिस्कस इन द क्लास कि डिविडेंड, ये नई बात है, ये बुक्स में कहीं मेरे को दिखती नहीं है, ये मैंने खुद से तैयार किया, ये मेरा अपना रिसर्च है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज फ्री फॉर शेयर होल्डर्स, कहने का क्या मतलब है, कहने का बहुत ही सिंपल मतलब है कि डीडीटी इज एप्लीकेबल, और जो मैंने बोला था ना 2020 प्री 2020 वाला जो इनकम टैक्स का प्रोविजन था उसकी बात कर रहा है कि मतलब जो डिविडेंड दे रहा हो ना वो टैक्स फ्री है। मतलब तेरे को डीडीटी मैंने दिया है, ये कंपनी की कॉस्ट टू द कंपनी है, तो मेरा फॉर्मूला सिंपल होगा, डिविडेंड 1 प्लस टैक्स, सॉरी सीडीटी जो भी है, डीडीटी, ठीक है। मेरा फॉर्मूला यही रहने वाला है। वो गलती से अपन 1 प्लस टैक्स बोल देते हैं, बट आपके दिमाग में भी यही चलना चाहिए, 1 प्लस टैक्स ही है ऑन डिविडेंड, तो सीडीटी डीडीटी जो भी है, ठीक है। ये कंपनी का कॉस्ट टू द कंपनी है, ये भी बात समझा तुमको। चलो एक और पॉइंट देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। डिविडेंड 10 है, टीडीएस 10% है, जो भी है, अंडर सेक्शन कितना है, 194 है ना, ये स्टिल रिमेंबर। सो 194 के अंदर अब क्या करेंगे, यहां लिखा है क्वेश्चन में नहीं, बस इतना ही लिखा है यार, क्या करेंगे बताओ। क्या टीडीएस मेरा कंसर्न है, क्या टीडीएस कंपनी का कॉस्ट है, नहीं है। क्या टीडीएस कंपनी का कॉस्ट है, नहीं है। ये क्यों लिखा है, कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको हमारे लिए ये इररेलेवेंट है, हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, हमारी एक्चुअल कॉस्ट डिविडेंड 10 रुपए की होगी, ठीक है। यस, एक और चीज, वो जब मैं केई पढ़ाऊंगा ना तब आपको डिस्कस करूंगा। अब बोल दिया शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा, अब कौन करेगा, अब कंपनी नहीं करेगी, अब शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा। मतलब अंडर सेक्शन
56(2)I, इसमें बोल दिया कि कंपनी, एक मिनट, इसका प्रोविजन मैं लिखता हूं यहां पे, कंपनी विल पे डिविडेंड, डन, टैक्स ऑन डिविडेंड विल बी, मतलब सेक्शन 115 जो पुराना वाला था 56(2)I में उसको लिख दिया, टैक्स ऑन डिविडेंड विल बी पेड बाय द शेयर होल्डर। तो ये शेयर होल्डर के लिए आउटफ्लो है, तो इससे अपने को क्या लेना देना है, ठीक है। अगर ऐसा भी कुछ लिखा हो तो अपनी कंपनी के हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये भी एक बात ध्यान रखनी है। एक बात और इस पे ध्यान रखनी है, अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, अबाउट कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एंड इट्स ट्रीटमेंट, तो हम क्या करेंगे, हम जबरदस्ती ना अपना दिमाग लगाने की बजाय बिल्कुल जो न्यू रिजीम है, टैक्स रिजीम आफ्टर 2020, उसको फॉलो करेंगे और हम क्या करेंगे, टैक्स को इग्नोर्ड, सीडीटी विल बी इग्नोर्ड। मेरे को लगता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स से रिलेटेड इतनी बातें आईसीआई या आईसीएसआई या सीएमए या कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट घुमा सकता है, बच्चों को ट्रैप में डालने के लिए ऐसी बातें क्वेश्चन में लिख सकता है। मेरे को जितनी संभावनाएं लगी ना, मैंने सब नोट डाउन किया और आप 5 6 7 7 आइटम्स हैं जो मैंने डिस्कस किया और आपके सामने दे दिया। दैट्स इट, मेरा केपी खत्म हो गया बच्चों, केपी पूरी तरह से खत्म हो गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बताना, ठीक है। एक लेक्चर और आज का, बस जितना होमवर्क दिया था उतना कर लेना। मैं एक बार बुक देख लेता हूं कि बुक में अगर कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क देना हो। एक तो एग्जाम्पल 9 आपको दिया है, वो कर लेना। प्रॉब्लम्स आपको मैं बोलता हूं कुछ कुछ बड़े, तो अब बड़े सवाल करेंगे तो उसमें कर लेंगे। अगले लेक्चर में मैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, हाँ एक चीज और थी कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के अंदर क्या केआर के ऊपर भी डीडीटी का कोई इंपैक्ट होता है क्या, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का होता है क्या, ठीक है। अगर मान लो कैलकुलेट करना ही, हाँ होता है, उस पर भी इंपैक्ट होता है, जब वहां करूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। उस पर भी ये आउटफ्लो माना जाएगा, उसकी भी कॉस्ट है, क्योंकि भाई इंटरनल इक्विटी को भी इस पे लेना देना है। एक मिनट, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आप जो घर पे क्वेश्चन कर सकते हो, एक तो प्रॉब्लम नंबर 11 पे आ जाओ, थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर और कुछ बात करेंगे। सीएनपी लिमिटेड इतना पेड इक्विटी दिस दैट ईयर और डिविडेंड दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रॉब्लम नंबर 11 आपका होमवर्क रहने वाला है, नोट कीजिए। सिंप्लीफाइड लिमिटेड, यस इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, डन है। तो एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, 15, बस, मतलब योर होमवर्क इज 11 to 11 इज होमवर्क, होमवर्क होमवर्क, कोई प्रॉब्लम आए, वैसे आएगी नहीं, आए तो पूछ लेना। एंड 15 इज योर होमवर्क, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक जितने प्रोविजन थे सब मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है। एक बार जरा इसकी नोटिंग कर लो, नोटिंग मैं करवा के जाऊंगा, पॉज करके मेरे साथ नोट कर लेना। आई होप कि ये वाला तो कर लिया था ना, नहीं किया था, यहां तक कर लिया था। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये वाला कर लो, फिर ये वाला पेज कर लो, पॉज करो नोट करो, देन पॉज करो नोट करो, आपके पास सब होने चाहिए, क्लास की सारी डिस्कशन होनी चाहिए। प्रैक्टिस की कॉपी अलग होगी, प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क्स करेंगे, ये वाला ट्रीटमेंट ऑफ सीडीटी और डीडीटी और इसके जितने भी एग्जाम ट्रैप्स थे। अभी मैं कोशिश करूंगा कि पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक कंबाइंड एग्जाम ट्रैप भी करवाऊंगा।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल के प्रॉब्लम में बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है, ये इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से। जिनको टीवीएम वगैरह सब समझ में आता है उनके लिए बहुत इजी है। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस जिनका क्लियर है बहुत इजी है, सुपर इजी है, सुपर मस्त वाला। हाउएवर एक चीज देखनी होती है कि ट्रैप्स में ना फंसो, तो मैं ढूंढ ढूंढ के वो एग्जाम ट्रिक्स, एग्जाम ट्रैप्स, एग्जाम जो भी है ना वो मैं आपको करा दूंगा। ये सारे कर लेना, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? यस, डन। सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। यू आर वॉचिंग FMSM विद ओम। आई होप कि लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। डाउट्स हो तो मेरे नंबर पे मेरे को कॉल करना, मैसेज करना, जो भी है। और होमवर्क जरूर करना और प्रैक्टिस मेरे साथ वहीं खत्म करना जहां हम कर रहे हैं। सेशंस मैंने बहुत लंबे लंबे नहीं लगाने, सेशंस मैंने छोटे लगाने। दूसरे पेपर भी है उनको भी करो, साथ साथ इजीली मेरे साथ ही करो और मेरे साथ ही इस सिलेबस को खत्म करो। प्रैक्टिस भी मेरे साथ, समझना भी मेरे साथ, इसी स्पीड से। मतलब अगर अपन यहां तक पहुंच गए पिछले 4, साढ़े 4, 5 घंटों में, तो 5 घंटों में तो आई थिंक वी हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड वी हैव डन अ ग्रेट प्रैक्टिस। अब हमारा टाइम आएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, दोनों इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इक्विटी समझेंगे। और टॉपिंग ऑन दैट की उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, फिर बड़े सवाल लगाने वाले हैं। तो अब अपने आगे के 2-3 लेक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बड़े सम के साथ होंगे एंड बेटर थिंकिंग के साथ होंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।